19 जनवरी 1990 की एक रात, जिसको कश्मीर के इतिहास की सबसे लंबी रात कहा जाता है। उस रात क्या क्या हुआ? एक स्लोगन जो बार बार वहाँ दोहराया गया, जो मॉब वहाँ पर था, उनसे भी, आतंकवादियों द्वारा भी, कट्टरपंथियों द्वारा भी और मस्जिदों से भी, जिसमें कहा गया रिलिव, गलिव या चलिव। रिलिव का मतलब है कि आप कन्वर्ट होके जो है मुसलमान बन जाइए। चलिव का मतलब है आप यहाँ से भाग जाइए। गलिव का मतलब है कि अगर आप पहले दो चीज़ें नहीं करते तो आपको मार दिया जाए। श्रीनगर के शेरे कश्मीर मेडिकल कॉलेज से सरला भट्ट का अपहरण किया जाता है। 36 साल बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है। अब जाकर उसमें यासीन का नाम दर्ज किया गया है। 36 साल तक हमारा सिस्टम कहाँ सोया रहा, ये सवाल उठता है। जिस अस्पताल में वो वहाँ पर नर्स थी, तो जब भी आतंकवादियों का और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ होती थी, एनकाउंटर होता था, तो जब कोई आतंकवादी इंजर्ड होता था, उसको सीक्रेटली इसी अस्पताल में पीछे के रास्ते लाते थे और वहाँ पर डॉक्टर के साथ, नर्सों के साथ सेटिंग थी, वो उनको वहाँ पर इलाज करते। पुलिस की रेड हुई अचानक इस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज था, और इस रेड में यासीन मलिक को पता चल गया खिड़की से कि पुलिस आ रही है, तो पीछे के रास्ते से कूद के वहाँ से भाग गया। और उसके बाद हमने देखा कि यासीन मलिक को अब लगा, शक हुआ कि ये कश्मीरी पंडित ही इन्फॉर्मर है और यही बता रही है। 25 जून 1990 गिरिजा टिक्कू बहुत मशहूर केस है। उसके पीछे की कहानी बताइए, क्या वजह थी और क्यों ऐसा मैसेज उस जमाने में इतना ब्रूटल किलिंग की गई? जब उनको लगा कि आतंकवादी हमले चल रहे हैं तो जम्मू चली गई, पलायन हो गया। लेकिन इनको कश्मीर से फ़ोन आया और इसको बोला गया कि आपने सैलरी तो ली नहीं अपनी, आप सैलरी लेने के लिए बांडीपुरा आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हालात ख़राब है, कर्फ्यू भी है, तो मैं कैसे आऊँ? तो उन्होंने नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप आ जाइए वापस। उनको अगवा किया गया JKLF के आतंकवादियों द्वारा और उसके बाद उनको आरी से काटा। जो कारपेंटर की वो आरी होती है, बहुत ही निर्ममता से, बहुत ही ब्रूटली उनको जो है काटा गया। घर का प्लास्टर भी उखड़ता है तो लोगों को रात में नींद नहीं आती, तो कश्मीरी पंडितों को तो उनकी जड़ों से ही उखाड़ दिया गया। क्या कोई ऐसा निजी अनुभव है जो आज भी दर्द देता है परिवार को और आज भी आप लोग याद कर उसको भावुक हो जाते हो? वहाँ पर हमारा जो घर था वो बहुत ही 100 साल पुराना था और वहाँ पर किताबें बहुत 10,000 किताबें थी लगभग, और एक म्यूज़ियम टाइप था जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया हुआ था, और ऐसे मेमोरीज थी, फोटोज़ थे, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर जला दी गई पूरी तरीके से। बिट्टा कराटे, जिसका जिक्र जब ये फिल्म आई थी तो बहुत हुआ। इस वक्त वो तिहाड़ जेल में है। एक वीडियो भी है उसका जो बहुत वायरल हुआ। बिट्टा कराटे कुछ हद तक यासीन मलिक से भी बड़ा खूंखार आतंकवादी है। इसका असली नाम फारूक अहमद डार है। खुद इसने मनोज रघुवंशी न्यूज़ ट्रैक के साथ इंटरव्यू दिया, जो कि बहुत ही फेमस इंटरव्यू है। तो पूछा कि भाई, वहाँ विटनेसेस होते हैं जब आप लोगों को मार रहे हैं, श्रीनगर जैसी जगह में जहाँ पर चहल पहल रहती है, तो विटनेसेस आते होंगे, लोग पुलिस को बोल सकते हैं कि इसने बिट्टा कराटे ने फारूक अहमद डार ने मारा। बोला नहीं, इसमें तो हमें कोई संकोच ही नहीं, वो तो सब लोग जो आसपास थे, पॉपुलेशन लोकल कश्मीरी मुसलमानों की, वो तो हमारे सपोर्ट में थी। इससे क्या जाहिर होता है? 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर बदल रहा है, आपको क्या लगता है अभी कश्मीरी पंडितों के दिल में, कश्मीरी हिंदुओं के दिल में है कि हम कभी वापस लौटेंगे? तो आगे जो लोकल पॉपुलेशन है वो 99% मुस्लिम है, और उसमें बहुत एक वर्ग है नहीं चाहता कश्मीरी पंडित वापस आए। वो चाहता है कि कश्मीरी पंडित आज टूरिस्ट आए, अपने मंदिर जाओ, टूरिस्ट स्पॉट जाओ, पैसा इन्वेस्ट करो यहाँ पर और वापस चले जाओ। तो हम तो कश्मीर वापस जाएंगे, चाहे हमारी पॉपुलेशन 1% ही हो या 1% से भी कम हो। तो ऐसा नहीं होने वाला कि हमारा हक जो है वहाँ से निकाल लें। जो ज़मीन सदियों से अपना घर थी, अपनी मिट्टी थी, अपनी मजबूत जड़ों की कहानी थी, वहां से कोई जबरन हटा दे तो सिर्फ एक घर नहीं छूटता, बल्कि कई बार जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कट कर अलग हो जाता है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद घर पीछे छूट गए, मंदिर पीछे छूट गए, यादें पीछे छूट गईं और पीछे छूट गई एक पूरी विरासत। आज 36 साल बाद कुछ पन्नों से धूल हटी है, इंसाफ की धुंधली ही सही, लेकिन एक उम्मीद जगी है। लेकिन उस अंधेरे दौर में क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ और क्या उसे रोका जा सकता था, उन सवालों की पड़ताल भी जरूरी है।
सीक्रेट फाइल्स के इस बहुत स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं एनडीटीवी के मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल, जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। स्वागत है आदित्य आपका। 19 जनवरी 1990 की एक रात, जिसको कश्मीर के इतिहास की सबसे लंबी रात कहा जाता है, उस रात क्या क्या हुआ, क्यों, वो क्या चीज़ें थी जो उस रात को कश्मीरी पंडित जो थे कश्मीर छोड़कर आ गए, और कितने कश्मीरी पंडित होंगे जो उस रात कश्मीर से निकले होंगे, और क्या क्या वो वजहें थी जिनके चलते उनको मजबूर होना पड़ा, तफसील से आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए मुनीश, 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों के लिए काली रात थी, और ये मात्र उन लोगों के लिए हर वर्ष एक निर्वासन दिवस ही नहीं, पलायन दिवस ही नहीं, हॉलोकॉस्ट डे, एक्सोडस डे जिसे हम कहते हैं, मगर हमारी याददाश्त के तौर पे, हमारी ज़िंदगी के तौर पे, या हमारी जन्मभूमि के तौर पे एक बहुत ही कठिनाई वाला एक दौर था। और उस रात को क्या हुआ, ये बहुत लोगों ने पिछले 36 साल से दोहराया है। लेकिन तब भी कभी भी मुझे लगता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हों, या चाहे वो जुडिशरी हो, उन्होंने ऐसे कदम नहीं उठाए कि इंसाफ मिल पाए। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित जो हैं एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी थे कश्मीर में। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो है 100% जो है, उसमें से मात्र 2% या 3% या मैक्सिमम 4-5% कश्मीरी पंडित वहाँ रहे होंगे। 90 से पहले मुझे लगता है कि 4 से 6 लाख के बीच में कश्मीरी पंडित वहाँ रहते थे, और 89 से ही वहाँ पर आतंकवादियों ने चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया। इसमें बहुत अहम नाम थे। एक बहुत प्रसिद्ध वकील थे जो बीजेपी के वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी थे, टिकलाल टपलू, उनको मारा गया। दूरदर्शन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उसके वहाँ पर डायरेक्टर थे लसकौल, उनको मारा गया। ऐसे ही एक नर्स थी जिनका जो कहानी है उस पर हम बात करेंगे, और बहुत ही चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ सालों से। वो जो हैं एक नर्स थी और उनको मारा गया, सरला भट्ट। और ऐसे ही गिरजा तिक्कू थी, और साथ में अनंतनाग साउथ कश्मीर में सर्वानंद कौल प्रेमी थे, जो कि आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा लेफ्ट भी थे, सेकुलर थे। उनके बहुत ही मुस्लिम दोस्त थे, लेकिन उनको भी और उनके बेटे को भी जो है कट्टरपंथियों ने, आतंकवादियों ने मार दिया। 19 जनवरी 1990 वो रात थी जब वहाँ मस्जिदों से आवाज़ें निकली और लाउडस्पीकर पे आवाज़ें निकली कि कश्मीरी पंडित आप यहाँ से निकल जाएं। और एक स्लोगन जो बार बार वहाँ दोहराया गया, जो मॉब वहाँ पर था उनसे भी, आतंकवादियों द्वारा भी, कट्टरपंथियों द्वारा भी, और मस्जिदों से भी, जिसमें कहा गया रिलिव गलिव या चलिव। रिलिव का मतलब है कि आप कन्वर्ट होके जो है मुसलमान बन जाइए। चलिव का मतलब है आप यहाँ से भाग जाइए। गलिव का मतलब है कि अगर आप पहले 2 चीज़ें नहीं करते तो आपको मार दिया जाएगा। और एक और स्लोगन, जो बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स थे उस रात को, जिसमें कहा गया कि बट नीरिव बटन्य वर, जिसका मतलब है कि जो आप मर्द लोग हैं आप यहाँ से निकल जाएं और अपनी महिलाओं को यहीं रख दीजिए हमारे लिए। और यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, ऐसे ही जो इस्लामिक स्लोगन्स हैं जो हम आमतौर पे अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, यहाँ हर जगह देखते हैं। और जितने भी कश्मीरी पंडितों के ठिकाने थे, चाहे वो श्रीनगर में हो, अनंतनाग में हो, बारामुल्ला में हो, बड़गाम में हो, वहाँ हज़ारों की तादाद में मॉब गया कट्टरपंथियों का, और कश्मीरी पंडितों को डराया, धमकाया और बोला यहाँ से निकल जाओ। तो उस रात को अचानक कश्मीरी पंडितों ने सोचा कि हमारे इतने लोगों को मार दिया गया है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे उबाल पे यह आ गया है कि कश्मीरी पंडितों को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो कश्मीरी पंडितों ने खुद ये सोचा कि बेहतर यही होगा कि फ़िलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए हम यहाँ से निकल जाएं। मेरा परिवार भी वहाँ पर, मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ पत्रकार होने से पहले, और मेरा परिवार भी, मैं उस वक्त 1 साल का भी मुश्किल से रहा हूँगा, और वहाँ से निकला। और रात को वो जो टिकट थी हमने ली थी, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है उस रात को। और हमने सोचा जम्मू जाएंगे, टैक्सी ली, बस ली और जम्मू पहुँचे।
जम्मू के बख्शी नगर एक इलाका है, वहाँ पर एक तबेला था और तबेले के साथ एक छोटा सा कमरा था। वहाँ पर अगले 3-4 महीने मेरा परिवार रहा और एक्सटेंडेड परिवार रहा, लगभग 15-20 लोग वहाँ पर रहे। तो ये हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी वहाँ पर हुई और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों कश्मीरी पंडित। रिफ्यूजी कैंप जो बनाए गए उसके इर्द गिर्द में थे? बिल्कुल, रिफ्यूजी कैंप वहाँ पर थे, चाहे वो मुट्ठी हो, पुरखू हो, मिश्रीवाला हो, वहाँ पर करीबन आप बिलीव नहीं करेंगे 2 दशक तक कश्मीरी पंडित बहुत ही बदतर हालत में जो है वहाँ रहे। कश्मीरी पंडितों की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें से कई लोग थे जिनकी ज़मीन जायदाद वहाँ पर थी, कब्ज़ा कर लिया था। इसमें से कई लोग थे जो पीएचडी थे, मेडिसिन में उन्होंने काम किया था, बहुत एजुकेटेड लोग थे, लेकिन पैसा चला गया, घर चला गया, सब कुछ बिजनेस डूब गया और उनको नई ज़िंदगी जो है वहाँ बसर करनी पड़ी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आतंकवादियों ने तो मारा कश्मीर में। उसके बाद जब पलायन हुआ, निर्वासन हुआ, तो जम्मू के कैंपों में बिच्छू के काटने से, सांप के काटने से, हीट स्ट्रोक से, डायबिटीज से और स्ट्रेस से कई लोगों की जो है जान गई। और जो हमारा एल्डरली, जो बुजुर्ग जनरेशन था, वो ये सोच सोच के, ये तड़प तड़प के मर गया कि एक दिन हम कश्मीर वापस जाएंगे। तो किसी ने भी पूरा सामान पैक नहीं किया था। मेरे परिवार का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो मेरे परिवार ने सिर्फ 2 चीज़ें ली साथ में। एक हमारे सबके एजुकेशन के सर्टिफिकेट, पता नहीं कल क्या हो, और जो हमारे घर का एक मंदिर, जिसको हम कश्मीरी में ठोकर-कुट कहते हैं, वो मंदिर लिया और वो सर्टिफिकेट लिया। यही चीज़ हमारे साथ रही। कई साल बीत गए, हम जम्मू में रहे कुछ महीने, फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में शकरपुर में एक कमरा लिया जिसमें एक भी जो है विंडो नहीं थी, एक भी खिड़की नहीं थी, और वहाँ 6 महीने हम सुलगती गर्मी में रहे। ऐसे ही हज़ारों कश्मीरी पंडित रहे और उन्होंने सोचा कि एक दिन वापस जाएंगे, नहीं हुआ। और एक आखिरी आपको कहानी में बताऊं कि 95 या 96 के आसपास दूरदर्शन ने मेरे परिवार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक कश्मीर फाइल करके एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन में, और उन्होंने मेरे परिवार, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के ऊपर बनाया कि ये एशिया के पहले ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड वॉचर, और इनके घर में 5,000 10,000 किताबें हैं, म्यूजियम है घर के अंदर ही। और उस ज़माने में ज्योग्राफी के टीचर थे वहाँ पर, एक क्रिश्चियन एक स्कूल था बहुत ही फेमस, बिस्को स्कूल, वहाँ पढ़ाते थे। उन ज़माने में, आज से मैं मतलब 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो ट्रैकिंग के लिए गुलमर्ग, पहलगाम लोगों को लेके जाते थे, जब साइंस का उतना प्रचलन नहीं था, ऑर्थोडॉक्स थी सोसाइटी, लेकिन वो साइंस की बात उस वक्त करते थे। तो ये डॉक्यूमेंट्री दूरदर्शन ने दिखाई। सुबह ये 9 बजे 10 बजे चली होगी, और दिन में हमारा जो घर था रैनावारी श्रीनगर में, वो कट्टरपंथियों ने जला दिया पूरा। और ये घर जो था, ये 100 साल से भी पुराना हमारा घर था। बहुत बड़ी रैनावारी इलाके में इमारत थी, और रैनावारी एक ऐसा इलाका था जहाँ 100% कश्मीरी पंडित रहते थे। और आज अगर आप कश्मीरी वहाँ पर जाएंगे तो एक भी कश्मीरी पंडित परिवार रैनावारी में नहीं रहता। कई तरह के दर्द, कई तरह की मुसीबतें झेल कर कश्मीरी पंडित यहाँ तक पहुँचे हैं। उनमें से कुछ बड़े नाम, जैसे आप भी हैं, या हमारे धुरंधर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं। तो कभी कभी आप सोचते हैं, तो कभी घर परिवार वाले जिन्होंने ये महसूस किया, तो क्या आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं मतलब वो दर्द है कि क्या वो कभी वापस नहीं लौट पाए? बिल्कुल है। वो तो हमेशा सोचते हैं कि किसी तरीके से हम वापस जाएं। अभी मेरे माता पिता करीबन हफ्ता 10 दिन वहाँ पर कश्मीर रह कर आए, लेकिन त्रासदी तो ये है कि अब अपने ही घर हमें पर्यटक बन के जाना पड़ता है। हम वहाँ पर रह नहीं सकते, रहेंगे तो सिक्योरिटी नहीं है, रहेंगे तो ये नहीं पता कि कौन गोली चला दे, कौन मार दे। क्योंकि कश्मीर बदला ज़रूर है। पहले जो 90 में था या 2000 के बाद था कश्मीर, जहाँ आतंकवादी हमले होते थे, बम ब्लास्ट होते थे, एनकाउंटर होते थे, लोगों को मारा जाता था, उतना नहीं है। लेकिन आज भी पूरी तरीके से स्वीकृति नहीं है कि कश्मीरी पंडित वहाँ वापस आ जाएं, ज़िंदगी बसर करें। हाँ, पीआर के लिए बहुत लोग वहाँ पर कहेंगे कि नहीं, आप तो हमारे जिस्म का अंग हैं, कश्मीरी पंडितों को तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक आतंकवाद वहाँ पनपता रहेगा, जब तक कट्टरपंथी विचारधारा वहाँ रहेगी, तब तक कश्मीरी पंडित वहाँ पर सेफ महसूस नहीं करेगा। आप ये भी सोचिए कि आज 36 साल हो गए हैं और आज तक एक भी आतंकवादी को कन्विक्ट नहीं किया गया कश्मीरी पंडितों को मारने के लिए, उनके घर जलाने के लिए, उनके मंदिरों को अपवित्र करने के लिए। तो कौन सा भारतीय कानून है या इंसाफ है जो हमें मिला? चाहे वो जुडिशरी हो, जहाँ पर लगातार पिटिशंस दाखिल की गई
कि आप देखिए 84 के बाद जो दंगे हुए और उसमें सिखों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, मैं तो कहूँगा वो राइट नहीं था, वो जेनोसाइड था। सिखों के साथ बहुत गलत हुआ और उसमें भी इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उसमें अगर जुडिशरी आज 40 साल बाद भी केस सुन सकती है, उसमें आज भी अगर सज्जन कुमार या बाकी लोगों को कन्विक्ट कर सकती है, तब कश्मीरी पंडितों के केसों में क्या प्रॉब्लम है? कि आप बिना डिटेल में जाएं, सोचें, उन परिवारों का नहीं सोच रहे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, अपना घर हमेशा के लिए खो दिया है। और वो ये नहीं सोचते कि अगर पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस अब आज 36 साल बाद कोई केस खोल सकती है, 1 केस, 2 केस, 3 केस, तो जुडिशरी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कश्मीरी पंडितों की तो एक ही डिमांड है, वो कहते हैं कि आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाइए, जिसमें आप जितने भी विक्टिम्स हैं उनको एक न्योता दीजिए कि आप मिलने के लिए आइए, और जितने लोग आएंगे उनसे मिलिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको केस बाय केस करना है, और आप डिक्लेयर करिए, एक रिपोर्ट बनाइए कि 90 में क्या हुआ था, उसको एक टर्म दीजिए, क्या वो जेनोसाइड था, एथनिक क्लिनजिंग था, एक्सोडस था, क्या था? क्योंकि ये मानवाधिकारों के लिए भी और हमारे इतिहास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा या कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, गुहार लगाएंगे सरकार से, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आखिरकार इतिहास के पन्नों में जो लिखा जाएगा, जो दर्ज किया जाएगा, जो सरकार कहेगी, वही माना जाएगा। और सरकार ने तो इस पर चुप्पी साधी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। और वहां पर एनसीपीडी भी तो चाहते ही नहीं, वो तो कश्मीरी पंडितों को कहते हैं आप बुला दीजिए जो हुआ था। अरे भाई ऐसे कैसे बुला दें? यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दंगे हुए या कहीं और हुए, लोग ऐसे बुला थोड़ी ना देते। 14 सितंबर 1989 बीजेपी के नेता रहे और वकील रहे टीकालाल टपलू घर से निकलते हैं। जैसे ही घर से निकलते हैं, एक छोटी बच्ची रो रही होती है। उसको पूछते हैं क्या हुआ बेटा? तो उसकी माँ कहती है कुछ लिखने के लिए चाहती है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो 5 रुपये का नोट उसकी माँ को देते हैं और उस बच्ची को कहते हैं कि तुम्हारी असली जगह स्कूल में है। और चंद कदम वहाँ से बढ़ाते हैं और मोड़ पर 3 बंदूकधारी खड़े रहते हैं, जो उनको अंधाधुंध गोलियाँ उन पर बरसा देते हैं और वो वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू कुछ दिनों बाद ही उनकी भी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने JKLF के जो कमांडर उस समय के रहे होंगे, मकबूल भट्ट, उनको मौत की सज़ा सुनाई थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था। तो इन 2 हत्याओं से, जो तकरीबन पलायन से कुछ महीने पहले हुई, कश्मीरी पंडितों को क्या वो मैसेज दिया गया था, या उसी दिन से कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ वो अशांति का दौर शुरू हो गया था? देखिए, एक आतंकवादी गुट है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसकी अगुवाई यासीन मलिक, जावेद मीर, हामिद शेख जैसे लोग करते थे, और उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। यासीन मलिक वही बंदा है जो सैयद सलाउद्दीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन का भी चीफ है, उसका वो एक पोलिंग एजेंट होता था 87-88 में जब चुनाव हुए थे। और उनको लगा कि चुनाव में रिगिंग हुई, कांग्रेस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वहाँ पर किसी ने रिगिंग कराई, और उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, हम जो है बंदूक का रास्ता लेंगे। तो सैयद सलाउद्दीन से लेकर यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, हामिद शेख, ये सब लोग पाकिस्तान गए। वहाँ पर पाकिस्तान के ISI ने इनको ट्रेनिंग दी और वापस भेजा, और एक ही उद्देश्य से भेजा कि आप आर्मी और पुलिस पे तो अटैक करेंगे ही, लेकिन आपकी प्रायोरिटी है कि आप चुन चुन के उन कश्मीरी पंडितों को मारें जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जिससे डर का माहौल, फियर साइकोसिस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो पूरी तरीके से वहाँ पर समा जाए। और यही किया गया। 14 सितंबर को, जिसको हम मार्टियर्स डे मनाते हैं, वहाँ टिकला टपलू को मारा गया। टिकला टपलू अपने कोर्ट के लिए या चेंबर के लिए कहीं निकल रहे थे, और रास्ते में उनको वो लड़की मिली, छोटी सी 5-6 साल की, और उसकी माँ ने बोला कि ये पेन लेना चाहती है, ज़िद कर रही है, रो रही है। तो उन्होंने अपना पेन निकाल के उसको दिया, और जैसे ही पेन दिया और वो थोड़ा सा आगे बढ़े, पीछे से, आप सोचिए आगे से भी नहीं, आतंकवादी भी कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कि आतंकवादी पीछे से वार करता है और उनको गोली चलाती है। जितनी मेरी जानकारी है, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया पिछले 20 साल से बहुत कुछ, मुझे पता गया कि यासीन मलिक वहाँ पर था, और यासीन मलिक के साथ 2-3 लोग और थे जिन्होंने टिकला टपलू को मारा। इसके बाद जस्टिस नीलकंठ गंजू, जो प्रोमिनेंट वहाँ पर हाईकोर्ट के जज थे, और आपने ठीक कहा कि
जस्टिस नीलकंठ गंजू ने मकबूल भट्ट को, जो कि JKLF का बहुत बड़ा सरगना था और बार बार पकड़ा भी गया था और भागा भी था और POK में भी बहुत टाइम रहा था, उसको सज़ा सुनाई थी, सज़ाए मौत। क्योंकि उसने एक JNK पुलिस के या फिर आई थिंक लोकल CID के, मेरे को नाम ठीक से याद नहीं, शायद अमरचंद उनका नाम था, 70s में, 60s या 70s में उनको मारा था। और उसके बाद मकबूल भट्ट को दिल्ली के तिहाड़ जेल ले आए थे। और 84 की एक घटना हुई थी जहाँ पर एक हमारे हिंदुस्तान के राजनयिक हैं रविंद्र मात्रे। रविंद्र मात्रे को बर्मिंघम में किडनैप कर दिया जाता है और ये भी JKLF ही करता है, JKLF का जो लंदन में गुट था। और 2 या 3 दिन के बाद रविंद्र मात्रे जो असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर थे बर्मिंघम में, उनको मार दिया जाता है। ये महाराष्ट्र से थे। और जैसे ही ये घटना घटती है उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को सीधे ग्रीन लाइट दिया कि इसका डेथ सेंटेंस जो है पेंडिंग है, इसको फांसी दी जाए। तो रविंद्र मात्रे जो कि पहले इंडिया के राजनयिक थे जिनको बाहर ऐसे मारा गया, उसके रिवेंज में, उसके बदले में मकबूल भट्ट को फांसी दी गई। और उसके बाद JKLF ने एक बहुत बड़ा कैंपेन पाकिस्तान में भी चलाया, POK में भी चलाया और यहाँ कश्मीर में भी चलाया और कहा कि हम हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। और मकबूल भट्ट को ऐसे शे गुवेरा टाइप या ऐसे बहुत बड़ा गांधी टाइप दिखाया गया। तभी आप आज भी देखेंगे JKLF जब भी कुछ करता है तो उसमें मकबूल भट्ट की तस्वीर सामने लगाता है। तो उसके रिवेंज के लिए 89 में जस्टिस नीलकंठ गंजू को बुरी तरीके से वहाँ पर JKLF के आतंकवादियों ने मारा। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें यासीन मलिक और JKLF के लोग पूरी तरीके से शामिल थे। और एक और घटना का वर्णन मैं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप ये पूछने वाले थे या नहीं, वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स के 4 जाबाज थे जो कि बस स्टॉप पे खड़े हुए थे सुबह 6-7 बजे के आसपास जी। और ये 90 की जनवरी की घटना है। और वो अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे और उसी में एक जिप्सी आती है और एक बाइक आती है, उसमें यासीन मलिक और उसके 4-5 लोग होते हैं। और वो एयरफोर्स के मालिक को पूछते हैं और उसको रास्ता पूछते हैं कि वहाँ पर हमको जाना है, उसका रास्ता बताइए। और जब वो बंदा ऐसे पॉइंट आउट करके दिखाता है कि वो रास्ता उस साइड है, तो वो अपनी पिस्टल निकालते हैं और AK-47 निकालते हैं और 5 वहाँ पर एयरफोर्स के लोग हैं उनको मार देते हैं। वहाँ पर 2 कश्मीरी महिलाएं भी थीं और उनको भी गोली चलाते हैं और वो कश्मीरी महिलाएं भी मार दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो विटनेस थे, उनने देखा, वो पुलिस को बता सकते थे कि कौन लोग आए थे, कैसे मारा। और इन इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मार के यासीन मलिक वहाँ पर एक गोल चक्कर पे जो है गाड़ी घुमाता है, नाचता है और डांस करता है वहाँ पे और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब त्रासदी ये इतनी ही नहीं कि वहाँ पर मार दिया गया, आज 36 साल हो गए हैं और ये केस यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू के स्पेशल CBI टाडा कोर्ट में आज भी चल रहा है। आप सोचिए कौन सा, मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पर एक आतंकवादी आपके जाबाज सिपाहियों को मार रहा है, एयरफोर्स के धुरंधरों को मार रहा है और 4 ऑफिसर्स जिसमें रवि खन्ना भी थे, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। उनकी जो वाइफ हैं रवि खन्ना की, जम्मू में रहती हैं और वो हर जगह गुहार लगा चुकी हैं, कोर्ट से लेकर सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, हर जगह। लेकिन सोचिए 36 साल से उनको इंसाफ नहीं मिला। अब अगर हमारे एयरफोर्स के जवानों को इंसाफ नहीं मिल सकता तो कश्मीरी पंडितों को कहाँ से मिलेगा? अप्रैल 1990 श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज से सरला भट्ट का अपहरण किया जाता है। सरला भट्ट एक नर्स थी। अपहरण के बाद उनका रेप किया जाता है। उसके बाद उनको बहुत ही बुरे तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके बाद रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वहाँ तकरीबन 200 लोगों की भीड़ आती है और अंतिम संस्कार जहाँ हो रहा था उसको पैरों से उस जगह को रौंदती है और जो उनके बॉडी के पार्ट्स थे उसको कुचलती हैं। यानी अंतिम संस्कार तकरीबन 70-80% हो चुका होता है और परिवार गुहार लगाता है कि ऐसा मत करिए, हमें ये चाहिए, ताकि उन्होंने जहाँ भी गंगा में या जहाँ भी विसर्जन करना है। लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो बहुत पैरों से कुचलते हैं और कुछ कुछ बोलते भी हैं सरला भट्ट के लिए।
तो अंत में जब वो भीड़ चली जाती है तो परिवार वही राख को इकट्ठा करता है बोरी में, और कहते हैं काफ़ी कम पार्ट्स बचे थे। ये उनके परिवार ने ही हमारे रिपोर्टर प्रदीप दत्ता को बताया है जब प्रदीप दत्ता वहाँ पहुँचे। तो जिस तरीके की ये मतलब उनके अंदर जिस तरीके का कहते हैं ना राक्षस भरा हुआ था, और कैसी वो भीड़ आ रही है, पहले उसको मारा जा रहा है, देन उसके बाद कुचला जा रहा है, मतलब जो अंतिम संस्कार हो रहा है, उस 36 साल बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है। अब जाकर उसमें यासीन का नाम दर्ज किया गया है। 36 साल तक हमारा सिस्टम कहाँ सोया रहा, ये सवाल उठता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि यासीन मलिक जो है, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे, ये राक्षस प्रवृत्ति के पूरे तरीके से लोग हैं। और कश्मीरी पंडित समुदाय आतंकवाद का कश्मीर में अगर चेहरा किसी को देखता है, वो यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को देखता है। और जब तक इनको फांसी नहीं लग जाती दोनों को, तब तक जो है कोई भी इंसाफ नहीं लगेगा। और फांसी नहीं लगती तो ये इतिहास पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा रहेगा, और हिंदुस्तान की सरकार, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटेलिजेंसिया, मीडिया, सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको कह दूं कि सरला भट्ट जो है 30-35 साल की नर्स थी स्किम्स में, ये सौरा करके जगह है। सौरा जो है एक अलग ही ठिकाना श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पे है। ये हमेशा 90 के दशक में एक लिबरेटेड जोन माना जाता था, जिसका मतलब है कि JKLF और आतंकवादी और कट्टरपंथी जो हैं फ्रीली घूमते थे, वहाँ पुलिस नहीं जा सकती थी, इस टाइप का इलाका था। और जब ये कश्मीरी पंडितों को मारने का सिलसिला चला तो दहशत थी, लोग निकलना चालू हो गए थे। तो सरला भट्ट ने डिसाइड किया, वो मॉडर्न महिला थी, वो किसी से डरती नहीं थी, अपराइट थी, तो इसको भी बहुत धमकियां मिली, तो इसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। और जो इसकी सहेलियां थी, बाकी कश्मीरी पंडित थे, वो सब निकल गए अपने परिवार के साथ। अब वहां सिर्फ सरला भट्ट रही। उसको भी 3-4 बार JKLF के लोगों ने बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक नहीं है। उसने बोला मुझे क्या, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझे क्या करेंगे। उसके बाद जिस अस्पताल में वो वहाँ पर नर्स थी, तो जब भी आतंकवादियों का और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ होती थी, एनकाउंटर होता था, तो जब कोई आतंकवादी इंजर्ड होता था, उसको सीक्रेटली इसी अस्पताल में पीछे के रास्ते लाते थे, और वहाँ पर डॉक्टर के साथ, नर्सों के साथ सेटिंग थी, वो उनको वहाँ पर इलाज करते थे। और ये बार बार वहाँ पर होता था। अब क्योंकि पुलिस यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन JKLF को ये शक हुआ कि ये एक कश्मीरी पंडित नर्स है यहाँ पर, और ये हमारे साथ नहीं है, तो ये पुलिस को इत्तला न कर दे, इंटेलिजेंस को बता न दे कि हम यहाँ पर आते हैं और हम ऐसे आते हैं। ऐसे ही 8 अप्रैल के आसपास क्या हुआ कि हामिद शेख, एक और सरगना था JKLF का, और भी लोग थे वहाँ पर JKLF के। तो पुलिस की रेड हुई अचानक इस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज था, और इस रेड में यासीन मलिक को पता चल गया खिड़की से कि पुलिस आ रही है, तो वो पीछे के रास्ते से कूद के वहाँ से भाग गया। इसके साथ कुछ और लोग भी थे, वो भी भाग गए, लेकिन बहुत सारे JKLF के लोग जो हैं इस रेड में पकड़े गए। और उसके बाद हमने देखा कि यासीन मलिक को अब लगा, शक हुआ कि ये कश्मीरी पंडित ही इन्फॉर्मर है और यही बता रही है। हालांकि ये सच नहीं था, वो कुछ ऐसा नहीं कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी। और पिछले 3 दशकों में कुछ पत्रकारों ने भी कश्मीर में ये माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये तो इन्फॉर्मर थी। अगर इन्फॉर्मर थी भी, उसको मारना कहाँ से जायज़ है, कहाँ से आप आतंकवादी हमला कर रहे हैं। लेकिन ये गलत एक धारणा बनाई गई कि वो इन्फॉर्मर थी। और मैं आपको कहूँगा, आज से 3-4 साल पहले की बात है, मुझे एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया और मुझे कहा कि देखिए सरकार करेगी, कुछ करेगी, जुडिशरी कुछ करेगी, नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ पर डिसाइड किया है जम्मू कश्मीर में कि कुछ केस जो हमें लगता है कि जिसमें विटनेस सामने आ सकते हैं और जिसमें आतंकवादी अभी भी जिंदा है और जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसे हम फिर से रिवाइव करेंगे। तो क्या आप परिवारों के कॉन्टैक्ट और कुछ डिटेल्स हमें दे सकते हैं? तो मैंने कम से कम 5-6 ऐसे केसेस थे जिसमें मैं परिवारों को जानता था या कुछ दस्तावेज थे, तो मैंने पुलिस के साथ शेयर किए। और उसके बाद मुझे पता चला, सबसे पहले तो जस्टिस नीलकंठ गंजू का केस था जो कि धीरे धीरे रिवाइव किया गया। मुझे लगता है 19 के बाद जब 370 का एब्रोगेशन हुआ, इसमें मोमेंटम लगा। उसके बाद सरला भट्ट का केस सामने आया और टिकलाल टपलू और सर्वानंद कोल प्रेमी,
का भी केस हो सकता है कि आगे उस पर काम हो। तो सरला भट्ट के केस में पिछले करीबन 2 साल से बहुत ज़्यादा काम जम्मू कश्मीर की पुलिस और खासकर एसआईए, स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, उन्होंने किया। इसमें 2024 में जो डीजीपी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो जो डीजीपी तब के थे, उन्होंने स्वीकृति दी और एसआईए को जिम्मा दिया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। और बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं एफआईआर भी उस जमाने का हुआ, मुझे लगता है इस केस में शायद एफआईआर था, और एफआईआर के अलावा कुछ नहीं। आपको कुछ चीजें पता हैं और आप सोचिए 36 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, माहौल बदल गया है, लोग बदल गए हैं, आपको नहीं पता कहाँ कौन है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो नीतीश कुमार एडीजी हैं एसआईए के, जो कि सीआईडी और एसआईए को हेड करते हैं। एसआईए मैं लोगों के लिए बता दूं, जैसे एनआईए नेशनल लेवल पर है, एसआईए जम्मू कश्मीर के लेवल पर है। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट, इंटेग्रिटी वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, जो आतंकवाद का सामना जिन्होंने किया है और आगे क्षमता भी रखते हैं इन्वेस्टिगेट करने का, टू द पॉइंट। तो एक यंग अफसर हैं दिव्या डी करके, और दिव्या देव को ये तमिलनाडु की हैं और आजकल शायद कोयम्बटूर में हैं, लेकिन तब वो एसआईए की एसएसपी थी। तो उनको जिम्मा दिया गया एज अ केस ऑफिसर। उन्होंने लगभग 1-1.5 साल लगाया और कश्मीरी पंडित परिवारों से मिली, लोकल जो विटनेसेस थे उनसे मिली, उस जमाने के जो पत्रकार थे उनसे मिली। मैं ये भी कह दूं कि उस जमाने में एक न्यूज़ ट्रैक करके एक आता था, मनोज रघुवंशी उसको करते थे, और मनोज रघुवंशी ने भी बहुत आतंकवादियों का इंटरव्यू किया था। तो उन सब से भी बात की गई, जो आजकल उनकी एज 70s में या 80s में होगी, उन सब से बात की गई। और फाइनली जो है 29 जून को ये चार्जशीट फाइल किया, लगभग 750 पेज का, जिसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट हो उस जमाने की, और अभी नई फ्रेश रिपोर्ट बनाई गई। उसके बाद विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, जर्नलिस्ट के स्टेटमेंट्स, न्यूज़ ट्रैक का जो इंटरव्यू है, डिजिटल एविडेंस, पूरा साइंटिफिक वे में इन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया। बट इसमें ये तमिलनाडु की जो महिला हैं दिव्या डी, इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। बहुत ही मेटिकुलसली इसको इन्वेस्टिगेट किया। और इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित परिवारों को होप नहीं थी। जब पुलिस सबसे पहले उनके पास गई तो उन्होंने बोला, आप क्या कर रहे हो, 36 साल से तो कुछ किया नहीं, अब आपको क्या मिलेगा ये करके, हम तो चाहते हैं आप करें, लेकिन ये तो फ्यूटाइल है क्योंकि लोकल वहां पर कोई आएगा नहीं सामने विटनेस। इन्होंने बोला कि नहीं, हम करेंगे, आप हमें साथ दीजिए। और तब बड़े अधिकारी गए, कश्मीरी पंडितों से मिले, जर्नलिस्ट से मिले, और जो लोकल पॉपुलेशन भी है उन्होंने ये इकोसिस्टम समझ लिया है कि कश्मीरी पंडित हों या कोई विक्टिम ऑफ टेररिज्म हो, चाहे वो मुसलमान भी हो, उसमें किसी को सजा नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो ये आम धारणा थी, लेकिन इसको तोड़ने के लिए एसआईए ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर अभी के जो एसएसपी हैं एसआईए के, ताहिर अशरफ, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई। उनने यासीन मलिक का इंट्रोगेशन किया करीबन 2 बार तिहाड़ जेल के अंदर, और बहुत ही डिटेल्स अहम जो है निकाली। तो मुझे लगता है कि ये सरला भट्ट का जो खासकर केस है बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, और मैं तो चाहता हूँ कि इसके बाद और भी केस आए। मुझे जानकारी ये मिली है कि सरला भट्ट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसमें कुछ तथ्य और कुछ विटनेसेस सामने आए हैं नीलकंठ गंजू के केस में भी। तो हो सकता है कि अगली चार्जशीट नीलकंठ गंजू के केस में भी एसआईए फाइल करेगा। 25 जून 1990, गिरिजा टिक्कू, बहुत मशहूर केस है, फिल्म में भी दिखाया गया है। जिस तरीके से आरा मशीन पे उनको 2 हिस्सों में काट दिया गया, तो उसके पीछे की कहानी बताइए, क्या वजह थी और क्यों ऐसा मैसेज उस ज़माने में, मतलब इतना ब्रूटल किलिंग की गई थी? देखिए, गिरजा टिक्कू का भी वही केस है जैसे बाकी सब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, और गिरजा टिक्कू भी वहाँ पर काम करती थी, और तरहेगाम करके एक इलाका है, और ये जम्मू निकल गई थी। जब उनको लगा कि आतंकवादी हमले चल रहे हैं तो जम्मू चली गई, पलायन हो गया। लेकिन इनको कश्मीर से फ़ोन आया और इसको बोला गया कि आपने सैलरी तो ली नहीं अपनी, आप सैलरी लेने के लिए बांडीपुरा आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हालात ख़राब है, कर्फ्यू भी है, तो मैं कैसे आऊँ? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप आ जाइए वापस। तो उसको बांडीपुरा वापस बुलाया गया, और वहाँ पर जब वो गई, उनको अगवा किया गया जेकेएलएफ के आतंकवादियों द्वारा। उनको एक जो है मिल में वहाँ पर लेके गए, और मिल में गैंगरेप किया उनके साथ, और उसके बाद उनको आरी से काटा, जो कारपेंटर की वो आरी होती है, बहुत ही निर्ममता से, बहुत ही ब्रूटली उनको जो है काटा गया। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, कोई एफआईआर नहीं, कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं। तब के जो
वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया। और ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर आती थी। आज का दौर नहीं है, आज जो पुलिस है वो एमएचए के अंडर आती है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन तब चीफ मिनिस्टर के अंडर थी। तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी कि आपको एक तो कश्मीरी पंडित को रीअश्योरेंस देना कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और दूसरा आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना। ना तो हमने एक्शन देखा कोई जेकेएलएफ के खिलाफ, ना हमने कोई एश्योरेंस देखी कश्मीरी पंडितों को। तो गिरजा तिक्कू की भी यही एक दर्दनाक कहानी है, जिसमें बुरी तरीके से निर्ममता से उसको किडनैप करके मारा गया, और उसके बाद जेकेएलएफ ने उस इलाके में पूरी तरीके से ये एक मुहिम चलाई फेयर साइकोसिस की, जिसमें वहाँ से भी, नॉर्थ कश्मीर से भी कश्मीरी पंडित जो है वापस वहाँ से निकल गए घर छोड़ के, और फिर जम्मू में ज़िंदगी बसर की। पलायन से पहले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू और वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स थे उनके कैसे रिश्ते हुआ करते थे? देखिए, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि भेदभाव हो या दंगे चल रहे हों, ऐसा कोई ये नहीं था। आई थिंक देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट उस समय। लेकिन क्या हुआ, जिसको बार बार कहते हैं ना कश्मीरियत, कि कश्मीरियत है, नवाजियत है, कुछ लोग हिंदुस्तानियत भी कहते हैं, लेकिन कश्मीरियत को सबसे बड़ा धक्का तो 90 में लगा। जो आज ये लोग कहते हैं, बहुत लोग वहाँ के जो नेता हैं, कि कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा हैं और आप कश्मीरियत का हिस्सा हैं, आपके बिना हम अधूरे हैं। देखिए, आप 90 में कहाँ थे और 90 से आज तक आप कहाँ थे? तो मुझे तो लगता है ये पीआर स्टेटमेंट होते हैं, और ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत आसान है कहना कि भाई आप आ जाइए वापस, आप पुराना जो है गम बुला दीजिए, 90 में जो भी हुआ गलत था लेकिन आप बुला दीजिए। ऐसे कैसे बुला दें? अगर उनके परिवार के किसी को मारा होता, चाहे महबूबा मुफ्ती हैं, उनके बेटी को, पिताजी को, परिवार के किसी को मारा होता, तो कैसे बुला दें उस चीज़ को? ये तो गलत है। ये महबूबा मुफ्ती को कहना चाहिए कि यासीन मलिक को फांसी लगाइए, उसको कहना चाहिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और उस समय के दरिंदों और आतंकवादियों पर कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि 90 से पहले तब भी ठीक था माहौल, ऐसा नहीं है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का अगर आप इतिहास जाएंगे, और उस पर तो हम फिर घंटों तक बात कर सकते हैं, तो पलायन ये पहला नहीं है। ऐसे बहुत सारे पलायन जो हैं पिछले 100 साल में कश्मीर से हुए हैं, जिसमें अलग अलग कारण से जो है कश्मीरी पंडितों पर त्रासदी हुई और निकलना पड़ा। आपको मैं एक ही उदाहरण दूंगा कि औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ। जब कश्मीरी पंडितों को बोला गया कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, वो गुरु तेग बहादुर के पास गए और अपना जो है सर वहाँ पर झुकाया और कहा कि गुरु, आपको ही हमारी मदद करनी पड़ेगी। और गुरु तेग बहादुर वहाँ पर स्पेशली औरंगजेब के पास आए और कहा कि आप अगर मुझे कन्वर्ट कर दें तो फिर देखते हैं। तो वो तो कन्वर्ट हुए नहीं, तो उनका शीश जो है औरंगजेब ने काट दिया। तभी हम यहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा भी है चांदनी चौक में। और वो लोग भी आजकल के, जब से करतारपुर गुरुद्वारा बना, पाकिस्तान की ये मुहिम रहती है कि हिंदुओं को और सिखों को आपस में भिड़ा दें, ये कर दें। मेरे एक दोस्त हैं, वो करतारपुर वहाँ गए थे, और जैसे ही वो होते हैं ना गोल्फ कार्ट में बैठ के वहाँ गए, तो पहली चीज़ जो गोल्फ कार्ट वाले ने, चाहे वो आईएसआई का बंदा था मुझे नहीं पता, तो गोल्फ कार्ट वाले ने वो सरदार जी, मेरे दोस्त को पूछा कि सरदार जी एक चीज़ बताओ, ये हिंदुओं को क्या करना है? तो ये मानसिकता है पाकिस्तान की। लेकिन इनको नहीं पता कि इनके जो सिखों के इतने बड़े गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने अपनी जान सैक्रिफाइस कर दी कश्मीरी पंडितों के लिए, हिंदुओं के लिए। और एक ही रूट्स हैं, एक ही फाउंडेशन है, चाहे वो हिंदुइज्म का हो या सिखिज्म का हो, और साथ में चलने वाले हैं। राम का नाम वहाँ पर गुरुमुखी में हर जगह लिखा हुआ है, तो कभी भी वो डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। और सिखों के साथ भी ये हुआ, ये सिर्फ हिंदुओं के साथ कश्मीर में नहीं हुआ। आपको याद होगा बिल क्लिंटन जो है यहाँ आ रहे थे हिंदुस्तान, और उसी वक्त लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 36 सिखों को वहाँ पर मार दिया, और ये छठी सिंहपुरा में हुआ, अनंतनाग में। और आज तक उनको भी इंसाफ की गुहार है कि उस वक्त क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, इस पे सरकार ने पूरी तरीके से काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि 19 के बाद, 2019 के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ हमने प्रहार किया है, चाहे वो हुर्रियत और जेकेएलएफ को बैन करना हो, चाहे वो जमाते इस्लामी को पूरी तरीके से बैन करना हो, चाहे वो यासीन मलिक से लेकर हुर्रियत के जो बाकी आतंकवादी थे, या शब्बीर शाह थे,
दुख्तरान मिल्लत की आसिया अंद्राबी थी, बाकी थे, सबको अरेस्ट किया गया। मतलब जो 30 साल से एक इकोसिस्टम वहाँ पर बन रहा था, पनप रहा था, और लोकल पॉलिटिशियंस इसको और धक्का दे रहे थे, इनको पैसे मुहैया कराए जा रहे थे, इनको एक इकोसिस्टम के तहत मीडिया भी वहाँ पर सपोर्ट करता था, वकील सपोर्ट करता था, ट्रेडर बॉडीज करते थे। और जो एनआईए के जो केस है टेरर फंडिंग का, उसमें ये सामने आया है कि पाकिस्तान के रास्ते हवाले से इनको पैसे मिलते थे, और जितने भी ये स्टोन पेल्टर्स थे इनको 500-1000 रुपये दिया जाता था कि आप माहौल बिगाड़िए और आपको पैसे मिलेंगे। हुर्रियत करता था, जेकेएलएफ करता था। अब 19 के बाद आप देखिए स्टोन पेल्टिंग बंद क्यों हो गई? क्योंकि इनका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था टेरर इकोसिस्टम का, हवाला पैसे का, ये बंद कर दिया गया। और हमने देखा कि जो हर जुम्मे में वहाँ पर नमाज होती थी और उसके बाद हमला होता था स्टोन पेल्टिंग से, सीआरपीएफ के ऊपर, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर भी। जो भी वहाँ पर हिंदुस्तान की बात करता था उनको मार दिया जाता था। आप हाल ही में देखिए, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि आतंकवाद खत्म हो गया। 19 के बाद हमने देखा कि बीच बीच में, चाहे वो 20 में हो, 21 में हो, 22 में हो, कश्मीरी पंडितों को, डोगरों को और सिखों को और माइग्रेंट वर्कर जो यूपी से है या बाहर से है, उनको चुन चुन के मारा गया। एक ऐसे ही सुपिंदर कौर थी सिख, उनको भी इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादियों ने मार दिया। वो प्रिंसिपल थी, उनके टीचर थे दीपक डोगरा थे, उनको मार दिया। एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट था जो बड़गाम में काम करता था, उसको भी 21-22 में मार दिया पूरी तरीके से। तो आतंकवाद पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी जो चैलेंज जो इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कश्मीर में रहेगा, आतंकवाद से भी बड़ा, वो है रेडिकलाइजेशन। जो विचारधारा का ये लड़ाई है, और ये विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा है, रेडिकलाइजेशन। क्योंकि आतंकवाद कहाँ से आता है? आतंकवाद की जो जड़ है वो कट्टरपंथी विचारधारा है। अच्छा, घर का प्लास्टर भी उखड़ता है तो लोगों को रात में नींद नहीं आती, तो कश्मीरी पंडितों को तो उनकी जड़ों से ही उखाड़ दिया गया। जिस तरीके से आपने बताया कि आप किस तरीके से कश्मीर से निकले, उसके बाद जम्मू से होते हुए दिल्ली पहुँचे, तो क्या कोई ऐसा निजी अनुभव है जो आज भी दर्द देता है परिवार को, और आज भी आप लोग याद कर उसको भावुक हो जाते हो? बिल्कुल, ऐसी तो कई कहानियां हैं। मेरे लिए पर्सनली तो यही दुख का एक कहानी है कि वहाँ पर हमारा जो घर था वो बहुत ही 100 साल पुराना था, और वहाँ पर किताबें बहुत 10,000 किताबें थी लगभग, और एक म्यूज़ियम टाइप था जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया हुआ था। और ऐसे मेमोरीज थी, फोटोज़ थे, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर जला दी गई पूरी तरीके से। अब किसी ने चोरी कर लिया होता, ले लिया होता, वो तब भी समझ आता, आप कहीं पर ढूंढ के कुछ करते, लेकिन उन्हें जला दिया पूरी तरीके से। तो ये दुख था। और ये भी दुख था कि उससे पहले ही मेरे पिताजी के पास आर्मी के एक कर्नल आए और उन्होंने बोला कि आप हमें लिखित में दीजिए, और अगर आप हमें लिखित में देंगे, हम 2 ट्रकें वहाँ पर भेजेंगे और आपका सारा सामान ले आएंगे। तो मेरे पिताजी को लगा कि अरे मैं करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ। इस चक्कर में जो है उनने डिसीजन नहीं लिया और वहाँ पर जला दिया गया पूरा ये। तो यही मेरे को थोड़ा सा दुख होता है कि वापस हम पर्यटक बन के वहाँ जाते हैं। मैं तो पर्यटक बन के नहीं गया कभी, मैं हमेशा काम के लिए गया। तो 2012-2013 से लगभग मैं, मुझे लगता है 40-50 बार या उससे ज़्यादा बार कश्मीर गया हूँगा, हमेशा काम के लिए। अभी हाल ही में हमने एनडीटीवी का एक सोनू निगम का कॉन्सर्ट किया था, और वहाँ पर बहुत कोशिश की, जो कट्टरपंथी लोग हैं पाकिस्तान से मोटिवेट हो रहा था कि सोनू निगम का कॉन्सर्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि मैंने सोनू से पूछा कि आप मतलब पहले भी कश्मीर आए होंगे, तो उन्होंने बोला नहीं आया। तो मैंने बोला अच्छा। और मतलब चेतावनी थी आतंकवादी गुटों से और अलगाववादियों से कि कॉन्सर्ट हम नहीं करने देंगे। लेकिन हमने कॉन्सर्ट भी किया, और करीबन 5,000 से 10,000 लोग वहाँ कॉन्सर्ट में आए भी, एनडीटीवी गुड टाइम्स के। तो ऐसी पहल अगर प्राइवेट सेक्टर से या बाकी लोगों से वहाँ पर होती है, इससे वहाँ पर चेंज आएगी। तो हमारे लिए तो दर्द है ही। हम देखिए, हमने फिलहाल के लिए तो घर खो दिया और हम अपनी अलग ज़िंदगी बसर कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो नेशनल इंटरेस्ट में है कि आपको कश्मीर को पहले सुधारना है। आप पहले कश्मीर को सुधारेंगे, वहाँ की मानसिकता को बदलेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट लाएंगे, और वहाँ पूरी तरीके से वो हिंदुस्तान के उसमें डेमोक्रेसी में आना चाहिए। उसके बाद आप इंसाफ देकर कश्मीरी पंडितों को धीरे धीरे वापस ला सकते हैं। लेकिन तब तक ये नहीं होगा जब तक वहाँ पर मानसिकता पूरी तरीके से बदल नहीं जाए। क्योंकि आज भी वहाँ पर गलत धारणाएं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो चलती रहती हैं, प्रोपेगेंडा फैलता रहता है, और वो अपने ही एक, मैं कहूँगा ना, इको चैम्बर में रहते हैं। उनको बाहर की दुनिया का इल्म भी नहीं है।
और ऐसा नहीं है कि कश्मीरी जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो अच्छा नहीं करते। आप देखिए, एक उनको धक्का तो लगा था क्योंकि कश्मीरी पंडित जो हैं टीचर्स थे, पढ़ाते थे, तो अचानक 90 के बाद सारे टीचर्स वहाँ से 80% चले गए, तो धक्का तो लगा। लेकिन आज आप देखिए, आप हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी भी पर्यटक स्थल पे जाइए, वहाँ पर आपको एक कश्मीरी मुस्लिम कारपेट सेलर या हैंडीक्राफ्ट सेलर पक्का मिलेगा। आप दिल्ली के या इंडिया में किसी भी मेट्रोपॉलिटन के टॉप हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर आपको कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीरी पंडित डॉक्टर ज़रूर मिलेगा। तो अपने प्रोफेशन में अलग अलग डोमेन्स में बहुत अच्छा काम किया है, और उनको ऐसे जिहाद की तरफ बढ़ाना, रेडिकलाइज करना, पत्थर फेंकना, बंदूक ये करना, क्योंकि ये 30-35 साल से चलता आया है, इसको बदलने के लिए भी समय लगेगा। लेकिन अच्छा है कि जो कंसिस्टेंसी सरकार ने 19 के बाद दिखाई, वो कंसिस्टेंसी चलनी चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं चलेगी, तब वापस जो है वैसा ही दौर 90 के दशक का आ सकता है। कहा जाता है एक बार बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरा जो है कश्मीर में ताकत झोंक दी थी कि कैसे वहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद फैला सकूं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान पूरी तरह से शुरू से लेकर अभी तक शामिल रहा है इसमें। अभी तो उसको जब करारा जवाब दिया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई? अगर 1990 के दौर में ही उस वक्त की सरकारों ने कड़े कदम उठाए होते तो आज कश्मीरी पंडित वहीं होते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा भी जब तक लोकल कुछ ऐसे लोग हैं उसमें शामिल नहीं होते, या लोकल गुट या लोकल पॉलिटिशियन, तो उसमें जो है कोई ये नहीं होता। आप देखिए ना, इतना प्रोपेगेंडा प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ फैलाया जाता है गोधरा को लेकर या गुजरात राइट्स को लेकर। कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्ला को सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? फारूक अब्दुल्ला तो चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ से भाग गए, और वो भाग गए तो जगमोहन को वहाँ पर गवर्नर बनाना पड़ा, और पूरा जो सवाल है, जो पूरा प्रोपेगेंडा है, वो जगमोहन के खिलाफ लगाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला। बोला जाता है कि जगमोहन ने वहाँ से कश्मीरी पंडितों को पलायन कराया। भाई, पहली बात, 2 दिन में जगमोहन कैसे कर सकता है? वो तो 2 दिन पहले ही वहाँ पर आया था जब कश्मीरी पंडित वहाँ से निकलने पड़े। और उसके बाद अब मैं उदाहरण आपको देता हूँ, मुजफ्फरनगर में या कहीं पे दंगा होता है, और वहाँ पर जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वहाँ पर गवर्नर आता है और कहता है कि आप जो जितने भी 1-2 लाख 3 लाख लोग हैं या 5 लाख हैं, आप यहाँ से निकल के चले जाइए, फिलहाल दिल्ली में रहिए या हरियाणा में कहीं जज्जर चले जाइए, और उसके बाद कुछ महीने बाद आ जाना वापस। ऐसा कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आपको पैसा नहीं कोई दे रहा, आपको घर कोई नहीं दे रहा, आपको सेफ्टी कोई एश्योर नहीं कर रहा, तो कौन वहाँ से निकलेगा? सिर्फ बंदूक के डर से, सिर्फ आतंकवाद से, सिर्फ आतंकवादी हमलों के डर से वहाँ कश्मीरी पंडित वहाँ निकले। हाँ, ये ज़रूर था कि जब आतंकवादी हमले हुए और ये धमकियाँ लाउड स्पीकर से मस्जिदों से निकलने लगी, तो पहली चीज़ जो लोगों ने की, क्योंकि कश्मीरी पंडित वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी थे, तो उन्होंने गवर्नर को फ़ोन लगाया है। उन्होंने वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फ़ोन लगाया कि आप हमारी मदद कीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले बोला कि नहीं, आप घरों के अंदर रहिए, हम पुलिस पहुँचाते हैं, आप वहीं रहिए, आप निकलिए मत। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा वहाँ के पॉलिटिशियंस ने और वहाँ के कट्टरपंथियों ने फैलाया है, ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। हाँ, बेनज़ीर भुट्टो ने, और उनकी स्पीच भी है, एक डॉक्यूमेंट्री है एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, अशोक पंडित करके हैं, उन्होंने बनाई है। तो उसमें पूरी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे बेनज़ीर भुट्टो ने वहाँ पर ऐसी स्पीच बोली कि रेडिकलाइजेशन कश्मीर में और बढ़ी, और ऐसा ये दौर 90 में आ गया था कि कश्मीर को आज़ादी ऑलमोस्ट मिलने वाली है और पाकिस्तान उनको कब्जा करने वाला है, ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला। पाकिस्तान या आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, कोई भी कितना भी सोच ले कि कश्मीर को वो हथिया लेंगे, वो शाहरग है या कुछ भी है, ये उनकी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने 5% भी अपना काम नहीं किया है, और आगे अगर कुछ ऐसा होगा तो बहुत बुरा मुझे लगता है कि होने वाला है पाकिस्तान के साथ। और आज ही के आप वीडियोस देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, रावलाकोट से, वहाँ खुद जो लोग हैं, लोकल लोग, सिविलियन पीओके में, वहाँ प्रदर्शन चल रहा है पिछले 1 महीने से, और वहाँ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम अलग हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, और हम ये डिक्टेटरशिप जो है आसिम मुनीर की, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की ISI ने, आर्मी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी,
उन्होंने हुर्रियत भी बनाई, हुर्रियत को पैसे दिए, JKLF को पैसे दिए पूरी तरीके से ये करने के लिए, लेकिन तब भी जो है पाकिस्तान वहाँ कामयाब नहीं हुआ। हाँ, आतंकवाद फैलाएगा तो वो कुछ कामयाब तो होगा। हमने पहलगाम की घटना देखी, पुलवामा देखा, उससे पहले भी कई ऐसे जो है पूरी तरीके से मैसेकर देखे। और आगे भी मुझे लगता है कि आसिम मुनीर की और पाकिस्तान आर्मी की ये रणनीति रहेगी कि वो आतंकवादी हमले करें। लेकिन मुझे लगता है कि आर्मी पे, पुलिस पे, CRPF पे, इंटेलिजेंस पे हमें भरोसा करना चाहिए। और आज वो दौर नहीं है 90 का कि वहाँ से जो है लोग निकल जाएं या सरकार निकल जाए। आज अगर आतंकवादी हमला होता है, आज अगर आतंकवादियों को भेजा जाता है तो उनको ज़मीन में ही गाड़ा जाएगा, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत कम लोगों को याद होगा कि 1990 के 13 साल बाद 2003 में भी 24 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी और जख्मों को ताज़ा कर दिया था उस वक्त। आप क्या सोचते हैं उस जो हत्याकांड के बारे में? देखिए, कई ऐसे हत्याकांड हुए हैं पहले तो, और 90 के दौर के कई सालों के बाद जब लगा था कि आतंकवाद थोड़ा सा कम हो गया है, डील हो गई है और हमारा वर्चस्व वहाँ पर अच्छे से कामयाब कर रहा है, हमने देखा 2 से 3 ऐसे बहुत बड़े वाक़ये हुए। नादिम मर्ग हुआ, वंदहामा हुआ, संग्रामपुरा हुआ और गूल हुआ, जिसमें कई आतंकवादियों ने जो है कश्मीरी पंडितों को मारा। कई ऐसे आतंकवादी तो आर्मी के बेस में या पैरामिलिट्री के बेस में वहाँ पर आए, और 24, 15 कई ऐसे वाक़ये हुए। और मैं तो वंदहामा और नादिमर्ग में छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे कश्मीरी पंडितों को जो 2 साल के, 3 साल के थे, उनको बहुत ही बर्बरता से मारा गया। और उसमें भी बोला गया कि हिजबुल है, लश्कर है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो तभी कश्मीरी पंडित समुदाय आज भी कहता है कि उस इलाके में अगर आप जाएंगे आज तो आपको त्रासदी पता लगेगी, नादिमर्ग में और वंदहामा में, क्योंकि आप उस सड़क से अगर गुजरेंगे आपको कई मीटर तक वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के अधूरे बिखरे घर वहाँ मिलेंगे। और मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया, वो बहुत वायरल हुआ, जिसमें मैंने कश्मीर फाइल का गाना लगाया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, क्योंकि वो ऐसा लगता है गोस्ट टाउन। मतलब हम किसी दूसरी सदी में आ गए हैं, जहाँ पर करीबन कई 40-50 ऐसे घर लाइन में हैं और वहाँ कोई नहीं रह रहा। वहाँ पर पूरी डस्ट है, पूरे वहाँ पर झाड़ लगी हुई है, और पुराने घर, जो आप समझ सकते हैं पुराने कश्मीर के घर गाँव के। और वहाँ सामने एक आर्मी का कैंप है, लेकिन यहाँ पर ये खाली घर हैं जिसमें कोई भी एक भी सिंगल फैमिली वहाँ पर नहीं रह रही। तो ये उसी के बाद हुआ। और आज भी कई कश्मीरी पंडित हैं जो बहुत ही मजबूती से वहाँ पर रह रहे हैं। आपको मैं उदाहरण दे दूं कि 90 में करीबन, मैंने बताया आपको कि 5-6 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे होंगे। आज उनकी तादाद 10,000 भी पूरी तरीके से नहीं होगी। और जो 10,000 हैं भी या उससे कम, वो PM के पैकेज में जो गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, उनको मजबूरन वहाँ रहना पड़ता है। और जब भी आतंकवादी हमला होता है या थ्रेट मिलती है, वो जम्मू आ जाते हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि ये जो कश्मीरी पंडित हैं PM पैकेज के, ये जम्मू नहीं जा सकते। अगर ये जम्मू चले जाएंगे या नौकरी शिफ्ट करने की गुहार करेंगे, इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उनको PM पैकेज का मकसद ही ये है कि आपको कश्मीर में ही रहना है, चाहे आतंकवादी हमला हो या ना हो। तभी उन्होंने देखा राहुल भट्ट को जब 21-22 के आसपास मारा गया, तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कई दिनों तक। बहुत गुस्से में सौों की तादाद में ये सब जो है जम्मू चले गए और बोला कि आप सुरक्षा तो दीजिए, आप कुछ तो करिए। उस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं NSA अजीत डोवाल से भी उस वक्त मिला था, और उन्होंने मुझसे डिटेल लिए थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा नोट्स बनाए थे कि क्या करना चाहिए, और बहुत चीज़ें की भी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें ग्राफ में नीचे भी हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी के साथ अभी इंटरव्यू किया और उनको कश्मीर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, आतंकवाद कम हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, रेडिकलाइजेशन जो लोकली हज़ारों की तादाद में होती थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्थिति सामान्य है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें मुस्तैदी से आगे बढ़ना पड़ेगा, और पाकिस्तान हमें सरप्राइज कर सकता है कभी भी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, 30 साल से एक धारणा थी कि टूरिस्ट स्पॉट पे कभी भी अटैक नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये आपको कश्मीरी मुसलमान भी बोलता, पंडित भी बोलता, आर्मी का बंदा भी बोलता, पुलिस भी बोलती कि अरे अरे आप कश्मीर आराम से जाइए, आप सैलानी बन के आप
पहलगाम जाइए, गुलमर्ग जाइए, सोनमर्ग जाइए, दूध पथरी जाइए, श्रीनगर में डल लेक में घूमिए। लेकिन पहलगाम में जब हमला हुआ और इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पे, और उसके वीडियो पे आपने देखा कि उसमें स्काई वाले, उसमें वो बंदा चल रहा है और पीछे से गोलियां चल रही हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका था। इंटेलिजेंस फेलियर भी था, लेकिन एक सिक्योरिटी फेलियर भी था कि आप उसको पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं। अब उसमें डिबेटेबल है, आप कहाँ कहाँ पुलिस रख सकते हैं, कहाँ किस किस पहाड़ की चोटी पे आप पुलिस रखें, लेकिन अगर ये एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट लोकेशन थी तो इसमें सिक्योरिटी तो होनी चाहिए थी। अब जो हुआ सो हुआ। इसमें कहा हमारे जाता पहले थी, फिर हटाई गई थी। मेरे फादर तैनात रहे हैं वहाँ पे, हाँ, तो बताते कि थी, लेकिन चूंकि जब हालात धीरे धीरे ठीक होने लगे 370 के बाद, तो वहाँ से सुरक्षा हटा नीचे दी थी, गई। क्योंकि हाँ। ये ऊपर है। हाँ, बीएसएफ का एक और सीआरपीएफ का कैंप नीचे था। जी। तो यही सबसे बड़ा ये है कि आज का जो पाकिस्तान है, या आज की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, आसिम मुनीर की, वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर है, वो पूरी तरीके से जिहादी है और वो कुछ भी कर सकता है अपने वर्चस्व के लिए। आप, ये मैंने बार बार आपसे भी कहा है कि आप आसिम मुनीर की जो पॉपुलैरिटी है वो पहलगाम से पहले देखिए और पहलगाम के बाद देखिए। पहलगाम से पहले जो उसका अप्रूवल रेटिंग पाकिस्तान में था वो 20-25% होगा, आज वो 80% से ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि वो बेचते हैं इसको, इंडिया के खिलाफ हेटरेट, आतंकवादी हमले, ये बेचते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं, हम हिंदुओं को मिटा देंगे पूरी तरीके से। तो ये तो चलता रहेगा। हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसमें सिविलियन पॉपुलेशन का हम ये नहीं करते। आप देखिए, पाकिस्तान यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को मारती है। हमारा उद्देश्य वहाँ सिविलियंस को मारना नहीं है। हमारी लड़ाई वहाँ के पाकिस्तान आर्मी के साथ है, वहाँ के आतंकवादी गुटों के साथ है, जो पाकिस्तान आर्मी जिसको शह देती है। जितने भी लश्कर है, हिजबुल है, जैश ए मोहम्मद है, उसके सब आका तो आसिम मुनीर के शह के नीचे ही वहाँ काम करते हैं। तो आज जब अमेरिका उनको पूरी तरीके से एक लॉन्ग रोप देता है और कहता है कि आप करिए जो करिए, तो वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जो ग्लोबल फाइट है आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, उसमें एक बहुत बड़ी चोट है अगर अमेरिका बार बार आसिम मुनीर की तरफ करता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अमेरिका की नहीं है। वो अभी के लिए, आजकल के दौर में, ईरान को, चाइना को थोड़ा देखने के लिए ये कर रहे हैं, और तालिबान को भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पछताएंगे। जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने पछताया था जब तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया 21 में, और तब इनको लगा था कि दोहा एग्रीमेंट पूरा होगा, पाकिस्तान ने ही पीछे छुरा घूंप दिया था। तो अमेरिका को ये लेसन लेना पड़ेगा आज नहीं तो कल, कि पाकिस्तान जो है एक सांप की तरह है, वो किसी न किसी दिन तो काटेगा आपको। 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर बदल रहा है, आपको क्या लगता है अभी कश्मीरी पंडितों के दिल में, कश्मीरी हिंदुओं के दिल में है कि हम कभी वापस लौटेंगे? देखिए, कश्मीरी पंडित तो वापस लौटेगा, एक दिन लौटेगा, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में ना हो, आगे की जनरेशन में कभी हो, लेकिन वापस तो लौटेगा। अब आज की जो हमारी लड़ाई है कि ये है कि हमारे पास वो हक होना चाहिए। आज हमारे पास वो हक नहीं है। चाहे लोग जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, मुझे बहुत सारे लोग जो राइट विंग के ही हैं, वो कहते हैं अरे मोदी ने तो इतना कुछ कर लिया, 370 भी अब हटा दिया, तुम लोग वापस क्यों नहीं जाते? भाई मैं कहता हूँ, वहाँ पर आतंकवाद अभी भी है। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो 99% मुस्लिम है, और उसमें बहुत एक वर्ग है नहीं चाहता कश्मीरी पंडित वापस आए। वो चाहता है कि कश्मीरी पंडित आज टूरिस्ट आए, अपने मंदिर जाओ, टूरिस्ट स्पॉट जाओ, पैसा इन्वेस्ट करो यहाँ पर और वापस चले जाओ। तो हम तो कश्मीर वापस जाएंगे, चाहे हमारी पॉपुलेशन 1% ही हो या 1% से भी कम हो। तो ऐसा नहीं होने वाला कि हमारा हक जो है वहाँ से निकाल देंगे। और मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो पूरी जनता है, उनको वहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, उनको वहाँ पर रहना चाहिए धीरे धीरे, और सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वहाँ पर धीरे धीरे लोग जो हैं, क्यों नहीं, जब कर्नाटक में यूपी का कोई बंदा आराम से जाके टेक कंपनी में नौकरी कर सकता है, जब तमिलनाडु में कर सकता है, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में कर सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? आप ऐसे अफसर वहाँ पर लाइए, कंपनीज लाइए, कोल्ड स्टोरेज लाइए, टेक्नोलॉजी, एआई लाइए, और बाहर से फिर लोगों को बोलिए कि भाई आपको रहना है। सबसे बड़ा खतरा जो आप क्या सबको लगता है, सुरक्षा का। अगर मैं सुरक्षित हूँ तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ। बिल्कुल। तो जिस दिन उन्हें महसूस होगा कि वो वहाँ पे सुरक्षित हैं, आपका कहना है कि वो उसी दिन
बिल्कुल सोचने लगे हैं। सबका यही है, जितने भी इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं लोग जम्मू कश्मीर में, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का ही है कि आज मैं वहाँ फैक्ट्री सब जो है स्थापित कर दूं, लेकिन कल को हमारे गार्ड को वहाँ मार दिया जाए, हमारे इंजीनियर को वहाँ मार दिया जाए, तो कौन भरपाई करेगा उसकी। तो सुरक्षा का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चेंज तो आया है, वहाँ डेवलपमेंट भी बहुत हुई है। और ये 370 का जाना है कि आम बात नहीं है। बीजेपी पिछले 50 साल से कह रही थी कि ये हटना चाहिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं कि जब ये हटने वाला था, उसके 3 महीने पहले प्रधानमंत्री के कार्यालय से मुझे कहीं से फ़ोन आया और मुझे बोला आप मिलिए, और फिर बोला कि 370 पे और 35 पे आप क्या सोचते हैं। तो मैं बोला सोचना क्या है, ये तो जाना चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है, 35 से भी जाना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, तो भेदभाव है और वहीं के लोगों के साथ भेदभाव है, क्योंकि सेंट्रल की जो पॉलिसीज़ हैं सेंटर की, वो वहाँ पहुँच नहीं रही हैं। और जो वहाँ के अलगाववादी गुट हैं या पॉलिटिशियंस भी हैं, वो इसको एक शगुफा लेके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और दिल्ली को भी धमकाते हैं। वो दिल्ली की सरकार को कहते हैं कि अरे 370 अगर हट गया तो यहाँ पर कहर मच जाएगा, लोग मारे जाएंगे, ये तो हमारी वजह से ही बचा हुआ है, 370 रखो। तो मैंने बोला 370 जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, और कोई कुछ नहीं होगा। इसमें जो इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट भी आई थी उस वक्त, उसमें कहा गया था कि 10,000 लोग मारे जाएंगे अगर 370 हट गया। तो मुझे भी पूछा गया था कि आपको लगता है, कि आपको क्या लगता है कितना वायलेंस होगा। तो मैंने कुछ नहीं होगा। मैंने अगर होगा बहुत ही माइनर लेवल पे होगा, कुछ लोग हो सकता है कि हताहत हों, मारे जाएं, लेकिन कोई बड़े लेवल पे आपको लगता है कि एक त्रासदी हो जाएगी, कैजुअलिटी हो जाएगी, रिबेलियन होगा, ऐसा नहीं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो ये व्यक्ति थे बहुत ही सीनियर पोजीशन में, उन्होंने मुझे कहा कि 3 महीने में हट जाएगा, किसी को बताना मत, ये हमारे दोनों के बीच की बात है, 3 महीने में हटा देंगे। तो मैं हंसने लगा, मैंने क्या बात कर रहे हो आप, मतलब 50 साल से नहीं हुआ, अभी कैसे हो जाएगा अचानक। तो बोला मैं कह रहा हूँ तुम्हें हो जाएगा। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को सुबह 6-7 बजे इन्हीं सज्जन का मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आया। बोला आदित्य तुम्हें बोला था ना हो जाएगा, आज कर रहे हैं, आज पार्लियामेंट में हो रहा है, लगता है कि तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने बोला अरे ये तो नेशनल इंटरेस्ट में, ये तो कोई भी किसी भी आइडियोलॉजी का हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अच्छा भी हुआ, लेकिन इसमें साथ में यही है कि सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और लोगों को साथ में लेकर चलना हो। लेकिन एक जो सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो 30 साल से हमारी 19 से पहले वो ऐसी रही कि वहाँ आतंकवादी हमला हो रहा है तो हम कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे, वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हो रही है कोई एक्शन नहीं ले रहे। यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, गिलानी, मीरवाइज वो अपने धुन में चल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, जिहाद की तरफ प्रोत्साहन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तब कोई एक्शन नहीं था। अब सिचुएशन ये है, आतंकवादी हमला होता है, कुछ भी होता है, उसमें आपको भरपाई करनी पड़ेगी। अगर आप बंदूक उठाते हैं, अगर आप पत्थर उठाते हैं, आप पर पीएसए लगता है, आपको सीधे जोधपुर भेजा जाता है, आपको सीधे झारखंड भेजा जाता है, और अगले 1 साल मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है, आपको झारखंड की और जोधपुर की जेल में रहना पड़ेगा। तो अब इनकी अकल ठिकाने आई है। ये नहीं है कि मानसिकता पूरी तरीके से बदल गई है, उसमें समय लगेगा, क्योंकि जनरेशन्स ने वहाँ सिर्फ बंदूक देखी है। तो जब तक सरकार ये प्रहार जो है, प्रहार का मतलब ये नहीं कि बंदूक, प्रहार मानसिकता पे, कि ये कट्टरपंथी मानसिकता खत्म होनी चाहिए, और वहाँ पर जो इंडिया में बाकी जगह डेमोक्रेसी है वो भी फ्लरिश करे, और वहाँ की जो लोकल एनसी, पीडीपी और बाकी पार्टीज हैं उनको समझाए कि ये कट्टरपंथी विचारधारा से नहीं चलेगा, आपको भी बदलना पड़ेगा और लोगों को भी बदलना पड़ेगा, और यही लोगों के हक में है। तो कश्मीर फाइल्स की बात करें तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, हालांकि इसने बहुत अच्छा किया, फिल्म बहुत सुपरहिट रही। इसी के साथ एक सवाल और जोड़ता हूँ, बिट्टा कराटे, जिसका जिक्र जब ये फिल्म आई थी तो बहुत हुआ। इस वक्त वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन जिस बर्बरता से कहा जाता है वो अपने मतलब जिस बर्बरता से वो मारता था, और एक वीडियो भी है उसका जो बहुत वायरल हुआ कि हाँ मैं अपनी माँ को मार देता, परिवार के किसी भी सदस्य को मार देता, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, और साथ ही साथ कि मेरे साथ वहाँ के सब लोग थे। तो इस पे ज़रा मैं आपसे विस्तार से चाहता हूँ। देखिए, पहले तो कश्मीर फाइल्स को लेकर मैं कहूँ कि जो फिल्म है वो सिर्फ 5 या 10% है जितना हमारे साथ आतंकवादी हमले हुए, उत्पीड़न हुआ, मानवाधिकारों का हनन हुआ। तो कश्मीर फाइल्स तो पहली बार मुझे लगता है कि कोई ऐसी फिल्म आई जो कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं की आप बीती पूरी तरीके से बता पाई है। अब मैं कहता हूँ कि आपको डायरेक्टर पसंद नहीं, आप डायरेक्टर को बोलिए। आपको कहानी पसंद नहीं या उसका नज़रिया नहीं पसंद तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारे में डेमोक्रेसी में हक है। लेकिन ये कहना कि सर
ये जो कहानी है ये सरासर झूठ है और ये बिल्कुल गलत है, ये तो बेवकूफ़ी होगी। अब मैं कहता हूँ कि चलिए आप ये सब छोड़ दीजिए, आप कश्मीर फाइल्स को छोड़ दीजिए, लेकिन आप कश्मीरी पंडित को तो पूछिए जिसने सफ़र किया है। जो कश्मीरी पंडित वहाँ से निकला, आतंकवादी हमले को झेला और वहाँ घर पूरी तरीके से उसको छोड़ना पड़ा, उसको आप पूछिए कि कश्मीर फाइल्स गलत है कि सच। वो आपको बताएगा कि अरे भाई ये तो सिर्फ 5% है, पूरी फिल्म तो अभी इसमें 5 फिल्में और बन सकती हैं कि क्या क्या हमारे साथ हुआ। उसने तो 30 साल को पूरा सारांश करके एक छोटा 2-3 घंटे में बताया, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है वहाँ पर हाहाकार हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है आतंकवादी हमले हुए हैं, प्रहार हुआ है, हिंदुओं को मिटाने की पूरी ये साजिश रही। और उसके बाद भी सबसे बड़ा दुख तो ये है कि खासकर 90 के 20 साल तक जो हमारे वामपंथी एक विचारधारा के लोग हैं हिंदुस्तान में, जिनको इंटेलिजेंसिया कहा जाता है, कहते हैं बहुत ही सोचने वाले लोग हैं, जो हमारी मीडिया है पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से एक तो चुप रही, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्योंकि आज हम देखते हैं कुछ भी एक बड़ी घटना घटती है तो मीडिया सब आती है। ठीक है, उस समय टीवी उतना एक्टिव नहीं था, उस समय सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन कुछ तो था। हमारा प्रिंट बहुत ज़्यादा एक्टिव था, हमारे चैनल 1-2 वहाँ पर थे, लेकिन कुछ भी वहाँ पर नहीं बताया गया। तो मैं तो दाद देता हूँ विवेक अग्निहोत्री की, पल्लवी जोशी की, अनुपम खेर की, कि उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया कि उनको पता था कि इतना बड़ा अटैक उनके ऊपर होगा। एक वर्ग हिंदुस्तान में भी है, एक वर्ग बाहर भी है, जो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि सच्चाई जो है कश्मीर की वो सामने आए। लेकिन कश्मीर फाइल्स भी सच है, धुरंधर भी सच है, और मुझे लगता है कि ऐसे सच को बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। और आपने इस फिल्म में भी यासीन मलिक और बिट्टा कराटे की एक झलक देखी होगी। बिट्टा कराटे कुछ हद तक यासीन मलिक से भी बड़ा खूंखार आतंकवादी है। इसका असली नाम फारूक अहमद डार है। ये बिल्कुल अनएजुकेटेड है, एक मैं कहूँगा कि 3rd क्लास स्ट्रीट रफियन टाइप है। ये बिल्कुल भी ये जिम विम जाता था, वहाँ पर जो लोकल होते हैं ना गुंडे टाइप, उस टाइप का था। और उसके खुद के कश्मीरी पंडित दोस्त थे। एक इसका बहुत अच्छा दोस्त था सतीश तिक्कू, जो कि कश्मीरी हिंदू था। इसने उसको भी मार दिया। इसने कई ऐसे कश्मीरी पंडितों को, या आर्मी के या पुलिस के लोग हैं उनको मारा। खुद इसने मनोज रघुवंशी न्यूज़ ट्रैक के साथ इंटरव्यू दिया, जो कि बहुत ही फेमस इंटरव्यू है, जिसमें इसने कहा कि मेरे को याद ही नहीं कि मैंने कितनों को मारा। तो मनोज रघुवंशी कहते हैं 2 दर्जन लोगों को। बोला हाँ 2 दर्जन हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो बोला, तो बहुत ही कैजुअली बोलता है, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। फिर उसको बोला तुम्हें बोलते किसी को भी मार दो तो मार देते? बोला हाँ मार देता। बोलो तुम्हारे परिवार के किसी को बोलते, तुम्हारी माँ को बोलते मार देते कॉज के लिए? बोला हाँ मार देता, इसमें क्या है। फिर उसको बोलता है कि तुम कैसे जाते थे, पिस्टल कैसे पकड़ते थे? उसको पूरा बताया कि नहीं वो पिस्टल पकड़ते थे, हमारा मसल पावर था, मैं जिम जाता था तो वो पूरी तरीके से पकड़ के हम एक ही उसमें मार देते थे। बहुत मेरा जो शॉट था बहुत ही बारीकी से मैं देखता था। उसके बाद उसको पूछा गया कि अरे तुम क्या फेस कवर करके आते थे? बोला नहीं, फेस कवर करने की क्या जरूरत, हम बेबाकी से आते थे, सीधा मारते थे और सामने से आते थे, मारते थे। फिर उसको पूछा कि भाई वहाँ विटनेसेस होते हैं, जब आप लोगों को मार रहे हैं श्रीनगर जैसी जगह में जहाँ पर चहल पहल रहती है, तो विटनेसेस आते होंगे, लोग पुलिस को बोल सकते हैं कि इसने बिट्टा कराटे ने फारूक अहमद डार ने मारा। बोला नहीं, इसमें तो हमें कोई संकोच ही नहीं, वो तो सब लोग जो आसपास थे, पॉपुलेशन लोकल कश्मीरी मुसलमानों की, वो तो हमारे सपोर्ट में थी। इससे क्या जाहिर होता है कि जो कश्मीरियत की बात करते हैं, या जो ये सच छिपाने की बात करते हैं कि एक वर्ग वहां पर है जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया पूरी तरीके से, और इस जो मिशन पाकिस्तान का था या JKLF का था या हिजबुल का था, आतंकवाद फैलाना, हिंदुओं को वहां से भगाना, क्योंकि हिंदुओं को वो इंडिया का एजेंट समझते थे। वो समझते थे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो कश्मीरी पंडित हैं वहां पर आगे कर रहा है। वो समझते थे कि हिंदुस्तान का जो एजेंडा है उसको वो कश्मीरी पंडित आगे कर रहा है, तो इसलिए कश्मीरी पंडित को हम मूल रूप से वहां से अगर हटा दें पूरी तरीके से, ये हमारी कामयाबी होगी और हम एक आज़ाद मुल्क या पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होने वाला। कश्मीरी पंडित वहां से निकल गए हों, लेकिन भारत सरकार, भारत की आर्मी, भारत की पुलिस और भारत का जो दृढ़ संकल्प है वो वहां से कभी हटने नहीं वाला। कश्मीर जो है हमारे
ऋषियों मुनियों की एक बहुत बड़ी एक परंपरा वहाँ रही है। कश्मीर शैविज्म वहाँ पर बहुत एक्टिव रहा है। आप पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर, यहाँ से कृष्ण गंगा बहती है और वहाँ पर नीलम कहते हैं उसको, लेकिन वहाँ पर शारदा का मंदिर है जो आज भी हम यहाँ से पूजते हैं। और उसके इस पार टीटवाल करके एक जगह है कुपवारा में, वहाँ पर एक शारदा का मंदिर बनाया गया है। 47 तक वहाँ पर यात्रा होती थी, टीटवाल तक लोग जाते थे और फिर शारदा आते थे। और शारदा में आदि शंकराचार्य हैं, वहाँ पर आदि शंकराचार्य गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत जो है नॉलेज, विजडम, रिलीजन के ऊपर एक बहुत बड़ा एक जो है अधिवेशन वहाँ किया। और शारदा को एज फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी हिंदुइज्म में कहा जाता है वहाँ पर थी। तो इतना जब रिच इतिहास हमारा वहाँ पर है, आप आज भी जम्मू से आगे निकलेंगे और जैसे जैसे कश्मीर जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, हर जगह आपको मंदिर दिखेंगे पुराने पुराने कई 100 साल। और आज भी कई कश्मीर में जगहें हैं जहाँ पर डिगिंग होती है ना कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ नई एक पुरानी मूर्ति निकलती है हर महीने, साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में। तो जब हमारा इतना रिच इतिहास वहाँ पर रहा है, अभिनव गुप्त का, ललदित का, कल्हन की राजतरंगिणी में पूरा वर्णन है इसका, तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर यहाँ से कहीं जाने वाला है। पाकिस्तान ये दौर आता है, कुछ कर्म ऐसे होंगे कि कश्मीर ऐसे गुजर रहा है, लेकिन आगे देखेंगे हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारा समुदाय, आप, हम कश्मीर जाएंगे। तो आज आदित्य राजकौल हम हमारे साथ जुड़े। कश्मीर पर बनी कोई फिल्म आपने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर बना ये एपिसोड अगर आपने देख लिया तो 1990 से लेकर आज तक का कश्मीर कैसे बदला है और 370 के बाद क्या क्या बदला है और आगे क्या क्या होगा। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जैसे आपने सीक्रेट फाइल्स के पहले 3 एपिसोड्स को अपना प्यार दिया है, इसको भी आप कमेंट कर सकते हैं और अगला एपिसोड आप किस पे देखना चाहते हैं ये भी हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।